तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या फिर HGP। हमारे टॉपिक का नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। अब इस प्रोजेक्ट को क्यों किया गया था वो इसके नाम से ही क्लियर होगा। ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए, टू कंप्लीटली सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम। जो ह्यूमन जीनोम है उसको कंप्लीटली सीक्वेंस करने के लिए। ह्यूमन जीनोम भाई मतलब क्या होता है? ह्यूमन जीनोम यानी कि जो हमारा DNA है उसके अंदर में किस तरह के बेस पेयर है, ATGC मान लो ये है तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये होगी। तो इस तरह का पूरा जो सीक्वेंस होगा DNA का, तो उसको पता करना, इसी को बोलते हैं ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। अच्छा, ह्यूमन जीनोम में या फिर हैप्लॉइड सेट में कितने बेस पेयर होते हैं? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ये आपको पता होगा। अगर हम अपने डिप्लॉइड सेल की बात करें तो डिप्लॉइड सेल में कितने बेस पेयर होंगे? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, इसका डबल हो जाएगा हैप्लॉइड सेट का। मतलब ह्यूमन जीनोम काफ़ी बड़ा है। अब इतने बड़े जीनोम को सीक्वेंस करना कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट के बस की बात तो थी नहीं। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसको हम एक मेगा प्रोजेक्ट बुलाते हैं। ये कैसा प्रोजेक्ट था? एक मेगा प्रोजेक्ट। जब आप इसकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स थी, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि भाई इस प्रोजेक्ट को कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं कहा जा सकता। पहला तो अगर हम बात करें इसमें मनी फैक्टर की, इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारा पैसा इसमें लगने वाला था। जो इनिशियल डाटा हमने निकाला था, इनिशियल एस्टिमेशन निकाला था कि हर बेस पेयर के लिए $3 पर बेस पेयर। ये इनिशियल एस्टिमेशन था कि हर बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए, हर बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए एवरेज तौर पे $3 लगेंगे। अगर ये ठीक है तो हमारे पास में हमारा जीनोम कितना है? 3 इंटू 10⁹ जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में $9 बिलियन का खर्चा आएगा। टोटल इस प्रोजेक्ट में खर्चा एस्टिमेटेड कितना है? $9 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा प्राइस है। इतना बड़ा प्राइस पे करना किसी नॉर्मल कंट्री के बस की बात तो है नहीं, है ना। तो एडवांस जो कंट्रीज थी उस टाइम पे, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मनी के अलावा जो डाटा जनरेट होगा, भाई डाटा भी तो जनरेट होगा ना। ये 3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है हमारे पास, तो जो सीक्वेंस जनरेट होगी उस डाटा को स्टोर करना, उस डाटा को मैनेज करना, वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। तो दूसरा अगर हम देखें रिक्वायरमेंट्स पे, तो डाटा को हम कैसे डील करेंगे? जो डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट होगा, है ना, तो उसके लिए आपको एक एनालॉजी दी गई है NCERT में कि मान लो अगर हम सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर की जो सीक्वेंस आएगी, इसको बुक्स में प्रिंट करें। उन्होंने एक एनालॉजी बनाई है ताकि समझने के लिए कि कितना मुश्किल है इसको रखना। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उन्होंने बनाई है कि अगर मान लो हम इस सीक्वेंस को बुक्स पे प्रिंट करके रखते हैं, है ना, ऐसी बुक्स जिसमें हर बुक में 1000 पेज होने चाहिए, ईच बुक, ऐसी हर बुक में 1000 पेज होंगे, है ना। और हर पेज पे हम 1000 लेटर्स लिखने वाले हैं। हम 1000 लेटर्स लिखेंगे ईच पेज, यानी कि जो हम ATGCCAG जो हमें सीक्वेंस इस तरह की मिलेगी, तो हर पेज पे हम 1000 लेटर्स लिखेंगे, 1000 वो लिखेंगे। और हर बुक जो है वो 1000 पेजेस की होगी। तो भी इतनी बड़ी बुक होने के बाद भी इस तरह की हमें टोटल कितनी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी? 3300 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। 3300 टोटल बुक्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। अब आप सोचो 3300 बुक्स सिर्फ जीनोम सीक्वेंस की। अब मान लो आपने इसको स्टोर कर भी लिया, बुक्स में स्टोर कर भी लिया, तो इसको जब रिट्रीव करने की बारी आएगी, जब इसको यूज़ करने की बारी आएगी, सिर्फ सीक्वेंसिंग करने का ये काम तो था नहीं कि उसको हम सीक्वेंस करके सेल्फ में रख दें, है ना, ऐसा तो था नहीं। उसको हमें आगे चल के यूज़ भी करना है। तो जब यूज़ करने की बारी आएगी तो उस डाटा को रिट्रीव करना, उस डाटा को सही सही निकालना, रिप्रोड्यूस करना समय आने पर, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर हम इसको बुक्स में स्टोर करेंगे।
तो इसके लिए एक नई टेक्निक यूज़ की गई, कंप्यूटेशनल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। डाटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ किया गया? हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, कंप्यूटेशनल डिवाइसेस। और इन डिवाइसेस की मदद से डाटा को स्टोर किया गया, डाटा के स्टोरेज में मदद ली गई। डाटा के रिट्रीवियल में, मतलब जब ज़रूरत आएगी तब हम डाटा को कहाँ से सही सही उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, सही सही उसको निकाल पाएंगे। और एनालिसिस, अगर डाटा में कोई एनालिसिस करना हो, उसको एनालाइज करना हो, तो भी हम इसकी मदद से, हाई स्पीड कंप्यूटर्स की मदद से कर पाएंगे। इसी स्टेप से जो हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपने बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, रिट्रीव किया, एनालाइज किया, इसी से आगे चल के एक नई फील्ड का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्चुअल में HGP का ही देन मान सकते हैं आप। HGP आने के बाद ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये डेवलप करना स्टार्ट हुई थी। तो मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं ये तो आप समझ गए होंगे। इसमें इतना ज़्यादा मनी लगता है कि नॉर्मल कंट्रीज़ के बस की बात नहीं है, और डाटा जो जनरेट होगा वो भी एक्सेसिव डाटा जनरेट होने वाला है, जिसको डील करना काफ़ी मुश्किल था। बात करते हैं HGP प्रोजेक्ट के टाइमलाइन की। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके टाइमलाइन की, कितने साल ये टोटल चला था, कब जाकर फिनिश हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, ये सब डाटा NCERT में दिया हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा ये याद होना चाहिए आपको। जो HGP था वो टोटल 13 साल लॉन्ग, अगर उसका टोटल टाइमिंग देखें, ऑफिशियल टाइमिंग, तो 13 साल तक वो चला था। फ्रॉम 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में ऑफिशियली ख़त्म हो गया था। अब इसको स्टार्ट करने वाले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मैंने जैसा बताया था कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत एक्सेसिव हैं। तो ये किसने स्टार्ट किया होगा? जो एडवांस कंट्री थी उस टाइम पर, जैसे कि US हो गया, और जो उसके एलाइज थे उन्होंने इसको कंट्रोल किया था। तो सबसे पहली बार जो इसको स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के टाइम पर जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और इसके साथ में US की ही एक एजेंसी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इन दोनों ने ही इसको पहली बार स्टार्ट किया, दोनों ही US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर इनको बेटर रिजल्ट मिलते गए, जैसे जैसे इनका वर्क आगे बढ़ा, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंट्रीज से इनको सपोर्ट मिलने लगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वेलकम ट्रस्ट। UK का एक वेलकम ट्रस्ट है जो साइंस बेस्ड रिसर्च के लिए फंडिंग्स देता है। तो UK बेस्ड जो ये रिसर्च ट्रस्ट था, ये इसका मेजर पार्टनर बन गया। स्टार्टिंग के ईयर में जब उनको रिजल्ट अच्छे मिलना स्टार्ट हो गए, तो ये UK जो वेलकम ट्रस्ट था वो इसका मेजर पार्टनर बन गया। UK के अलावा जो और बाकी एलाइज थे, बाकी जो US से रिलेटेड कंट्रीज थी, एडवांस्ड कंट्रीज, जैसे जापान हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, एंड चाइना, ये मेन थे। इनसे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट धीरे धीरे करके इस प्रोजेक्ट को मिलने लगा। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिन्होंने अपना अपना योगदान इसमें दिया, लेकिन जो मेजर कंट्रीज़ थी वो UK, और ये वाली जो कंट्रीज़ हैं ये आपको ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है। तो सारी कंट्रीज़ आप देख रहे होंगे, इसमें कोई भी डेवलपिंग कंट्री या फिर अनडेवलप्ड कंट्री नहीं है, यहाँ पे सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ के रखा गया है, क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी पैसा लगने वाला है, काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ लगने वाली है, और ये सारी चीज़ें इन्हीं सब के पास थी, इन्हीं कंट्रीज़ के पास में थी उस टाइम पे। अब टाइमलाइन के बाद में पता होना चाहिए हमें गोल। एक्चुअल प्रोजेक्ट समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या गोल था। भाई कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका कुछ एम होता है कि भाई ये चीज़ हमें अटेन करनी है, इस प्रोजेक्ट के बाद में हमें ये जो चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए, हमें इसके लिए ये प्रोजेक्ट परफॉर्म करना है। तो गोल्स ऑफ HGP, इसके एम क्या थे इस प्रोजेक्ट के? तो सबसे पहला गोल यहाँ पे जो लिस्ट हम करते हैं गोल्स की, तो पहला लिस्ट है
कि हमारे पूरे के पूरे जीनोम को, जो 3 बिलियन बेस पेयर का जीनोम है हमारा, उसको कंप्लीट सीक्वेंस करना। पूरे कंप्लीट जीनोम को 3 बिलियन बेस पेयर वाले को उसको कंप्लीट सीक्वेंस करना। दूसरा है सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई ऑल जीन्स। हमारे अंदर कितने टोटल जीन्स हैं ह्यूमंस में, उसे आइडेंटिफाई करना। जब एक बार ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो इस इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में स्टोर करना है। स्टोर, जो भी इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट से निकलेगी उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना इन डाटाबेस। सिर्फ डाटाबेस में स्टोर नहीं करना, हमें ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन निकाल करके जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसको स्टोर करके रखने का शौक है, उसको बाद में यूज़ भी करना है ना। तो उसको यूज़ करने के लिए टूल्स बनाना, भाई उसको एनालाइज करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए किसी भी जीन की सीक्वेंसिंग को टूल्स बनाना टू इम्प्रूव एनालिसिस। जो जीनोम का एनालिसिस है आफ्टर डेटाबेस में उसको स्टोर करने के बाद में, उसको करने के लिए उसके लिए इम्प्रूव्ड टूल्स डेवलप करना। जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, उसको दूसरे सेक्टर तक पहुंचाना ताकि वो दूसरे सेक्टर भी उससे यूज करके ह्यूमन बेनिफिट के प्रोडक्ट्स बना सके। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेवलप होगी, उसको किसको ट्रांसफर करना है हमें? दूसरे सेक्टर में, टू अदर सेक्टर। अदर सेक्टर जैसे कि इंडस्ट्री। भाई अगर आप इंडस्ट्री में दोगे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी तो वो उसका बेटर यूज कर पाएंगे, वाइड स्प्रेड यूज कर पाएंगे। जैसे फार्मा इंडस्ट्री को अगर हमने ये जीनोम सीक्वेंसिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी तो वो इसको यूज करके नई नई मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, नई रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको ट्रांसफर भी करना है, सिर्फ अपने पास रखना नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि एथिकल इश्यूज से रिलेटेड है। अब क्योंकि हम ह्यूमंस पे वर्क करते हैं ना, जब भी कोई रिसर्च जो होती है ह्यूमंस को मॉडल ऑर्गेनिज्म मान के स्टडी करती है तो उसमें बहुत सारे एथिकल इश्यूज आते हैं। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी एनजीओज या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसका अपोज करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म मान के कोई भी वर्क करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जितने भी एथिकल इश्यूज अराइज होने वाले हैं उन एथिकल इश्यूज को एड्रेस करना, उन लीगल इश्यूज को, अगर कभी कोई केस होता है तो उसको एड्रेस करना। तो जो लास्ट पॉइंट था, टू एड्रेस और टू डील विद एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। जो इस प्रोजेक्ट में ये सारे इश्यूज आ सकते हैं, पॉसिबल इश्यूज, जिसको हम एलईसी बोलते हैं, ELSI, जो कि इस प्रोजेक्ट में टाइम टू टाइम डेवलप हो सकते हैं। तो ये इसके कुछ गोल्स हैं, ये सारे गोल आपको याद होने चाहिए। कंप्लीट सीक्वेंसिंग करना, सारे के सारे जीन पता करना है, जो डाटा मिलेगा उसको डाटाबेस में स्टोर करना, एनालिसिस करने के लिए टू इम्प्रूव्ड टूल्स बनाना और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना, और लास्ट स्टेप है एथिकल इश्यूज को डील करना। ये सारे गोल्स हैं HGP के। अब HGP के गोल्स के बाद में जो मेथड उन्होंने इस्तेमाल किए, क्या स्टेप्स उन्होंने यूज़ किए सीक्वेंसिंग के लिए, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, तो क्या क्या मेथड्स, क्या क्या टेक्निक्स उन्होंने इस्तेमाल की। अब हम HGP के मेथड्स को समझते हैं। मेथड्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। तो सबसे पहला स्टेप है DNA आइसोलेट करना। भाई किसी पर्सन का हम क्या करेंगे? टोटल DNA आइसोलेशन, टोटल DNA आइसोलेशन। अब इस टोटल DNA आइसोलेशन करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा सैंपल लिया। भाई किसी एक पर्सन का DNA यूज नहीं किया गया था, मल्टीपल इंडिविजुअल्स का रैंडमली DNA आइसोलेट करके और रैंडमली उसको सीक्वेंस किया गया था, ताकि बाद में फ्यूचर में उस पर्सन को कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा DNA उसके सेल में से आइसोलेट करेंगे, टोटल DNA आइसोलेशन। और एक बार जब टोटल DNA आइसोलेट हो जाएगा तो क्योंकि DNA का साइज बहुत बड़ा होता है, DNA को एक बार में पूरा सीक्वेंस करना पॉसिबल नहीं है, तो पहले हमें उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो हमने एक बार टोटल DNA आइसोलेट कर लिया, मान लो ये DNA आइसोलेट कर लिया, ये बहुत बड़ा DNA है। ठीक है, तो इसको अब हमें फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा।
एंजाइम की मदद से हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंट कर लेंगे, जिससे हर फ्रेगमेंट को सीक्वेंस करना इजी हो जाता है। इतने बड़े डीएनए को सीक्वेंस करना उस टाइम पे ऐसी टेक्निक हमारे पास में नहीं थी जो इतने एक बार में पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस कर पाए। अच्छा, दूसरा स्टेप जो है, स्टेप 2, वो है ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमको मिले हैं, छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स हमको मिले हैं, इनको सीक्वेंस करने से पहले हमें इनका एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? इनका नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, इनका नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हम इसको बार बार एक ही सैंपल को यूज कर पाए, है ना। डीएनए तो हमारे पास में लिमिटेड है, लेकिन अगर हम उसका एम्प्लीफिकेशन, उसका नंबर इंक्रीज कर पाएंगे तो इसी को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन करवाने के लिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो RDT टेक्नोलॉजी होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपके बायोटेक चैप्टर का पूरा पार्ट यही है, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? मान लो हमारे पास में एक डीएनए फ्रेगमेंट है, ये हमारे पास में एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है, जिसको हमें एम्प्लीफाई करना है, जिसके नंबर को हमें मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए हमें पहले इसको एक वेक्टर के साथ में, वेक्टर माने एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो उसको किसी टारगेट सेल में लेकर के जाएगा, तो हम कुछ वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। वेक्टर्स, ये वेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एक डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम जो बैक्टीरिया से निकाला गया, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो ऐसा क्रोमोसोम है जो ईस्ट से निकाला गया है। ये दोनों ही वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर यानी ऐसा डीएनए जिसमें हम अपना डिजायर्ड डीएनए, ये वाला जो डीएनए फ्रेगमेंट है, इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे, इसको इनके अंदर में ऐड कर देंगे, जिससे फिर हम आगे चल के इसको बैक्टीरिया या फिर ईस्ट में इंसर्ट कर पाएंगे। तो हम अपने डिजायर्ड डीएनए को क्या करेंगे, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे ऐसे। मान लो ये जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया या यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, है ना। तो जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। जब वेक्टर और डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है जिसके अंदर वेक्टर है, वेक्टर के साथ में डिजायर्ड डीएनए पीस है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट कर देंगे किसमें? बैक्टीरिया में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है तो इसको बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया जाएगा, और अगर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है तो इसको ईस्ट में इंसर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दो या फिर ईस्ट में इंसर्ट कर दो। फिर हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया या फिर ईस्ट को कल्चर कर लेते हैं। बैक्टीरिया या फिर ईस्ट दोनों सिंगल सेल हैं, और सिंगल सेल को आपको मालूम है हम कल्चर कर सकते हैं। कल्चर मीडिया होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कल्चर मीडिया बुलाते हैं, या कल्चर मीडियम बुलाते हैं। इसके अंदर हम ई कोलाई बैक्टीरिया को या फिर ईस्ट को कल्चर कर लेते हैं। जब हम कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को छोड़ देंगे या फिर ईस्ट को छोड़ देंगे तो लगातार अपना नंबर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, लगातार अपने आप को बढ़ाते रहेंगे। थोड़ी देर बाद वो मिलियंस ऑफ कॉपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई बैक्टीरिया या फिर ईस्ट सिंगल सेल तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, तो कुछ ही टाइम में वो मिलियंस ऑफ कॉपीज बना देंगे। अच्छा, जैसे जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर रहा है, क्या जो बैक्टीरिया के अंदर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, ये भी तो मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो जब बैक्टीरिया की मिलियंस ऑफ कॉपीज यहाँ पे बन गई, मान लो बैक्टीरिया की मिलियंस कॉपीज बन गई, तो क्या हमारे डिजायर्ड डीएनए की भी मिलियंस कॉपीज बन जाएंगी? ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसकी भी तो मिलियंस कॉपीज बन जाएंगी। तो इसीलिए हमारा जो डीएनए था वो मिलियंस कॉपीज में एम्प्लीफाई हो जाता है। फिर हम उस डीएनए को कट कर लेते हैं, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट था उसको कट कर लेते हैं, लेकिन अब की बार वो एम्प्लीफाइड हो चुका है।
अब की बार इसकी कितनी कॉपीज प्रेजेंट है? मिलियंस ऑफ कॉपीज, कई सारी कॉपीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। जो हमारे पास एक डीएनए था उसको हमने कैसे क्या कर लिया? एम्पलीफाई कर लिया। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसको एम्पलीफाई कर लेते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज थर्ड स्टेप है, दैट इज एक्चुअल सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जिस डीएनए फ्रेगमेंट को हमें सीक्वेंसिंग करनी है उसकी सीक्वेंसिंग एक्चुअल में हम इस स्टेप में परफॉर्म करते हैं। अब देखो, सीक्वेंसिंग करने के लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, जिसको बोलते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड, जिसका नाम ही है सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। सेंगर बायोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स के जो पॉलीमर्स होते हैं उन पॉलीमर्स को सीक्वेंस करने के लिए टेक्निक्स डेवलप की थी। तो सेंगर ने प्रोटीन को सीक्वेंस करने के लिए भी टेक्निक डेवलप की है। प्रोटीन सीक्वेंसिंग भी इन्हीं की देन है, जिसमें हम प्रोटीन्स के अमीनो एसिड सीक्वेंस को पता कर लेते हैं। भाई प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से, तो इसको पता कर सकते हैं। ये भी सेंगर का दिया हुआ है। और इसके साथ में जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, वो भी मेथड सेंगर ने ही दिया था। ठीक है, तो सेंगर का दोनों दिया हुआ मेथड है। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है सेंगर, बायोकेमिस्ट्री में आप इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना। सेंगर सीक्वेंसिंग का जो डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड है ये काफ़ी फेमस था उस टाइम पे, अभी भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसी डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड पे हमने क्या डेवलप किया? कुछ ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, कुछ ऐसी मशीन डेवलप की जिनको हम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स बोलते हैं। क्या बुलाते हैं? अपने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। ये कुछ डिवाइस हैं जो हमने सेंगर मेथड के ऊपर डेवलप किए, और इन्हीं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स की मदद से हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं। तो जिससे हमें एक फ्रेगमेंट की सीक्वेंस पता लग जाती है। मान लो अगर कोई फ्रेगमेंट है, हमारे पास में कोई फ्रेगमेंट है, इसकी कोई सीक्वेंस थी, तो वो हमें पूरी की पूरी कंप्यूटर पे मिल जाती है। ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं और हमारे पास कंप्यूटर पे ये सीक्वेंस जनरेट होकर के आ जाती है। अब पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप है कि हमें अब सीक्वेंस को लाइन बाय लाइन अरेंज करना है। भाई हमने तो पूरा का पूरा जो डीएनए था, हमारा बड़ा सा डीएनए था, जीनोम था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लिया था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। फिर हर सीक्वेंस की, हर फ्रेगमेंट की हमने सीक्वेंसिंग कर ली। लेकिन हमें तो पूरे जीनोम का सीक्वेंस चाहिए था ना। भाई मान लो ये हमारे पास में डीएनए था, हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया और हर टुकड़े की सीक्वेंसिंग कर ली, लेकिन हमें तो इस पूरे डीएनए की सीक्वेंस चाहिए थी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? इसके लिए अब हम इनको आपस में अलाइन करना स्टार्ट करेंगे, इनको एंड टू एंड जोड़ना स्टार्ट करेंगे कि कौन किसके बाद आना चाहिए, कौन किसके पहले आना चाहिए। अगर हमें ये पता लग जाए कि कौन सी सीक्वेंस पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, कौन सी उसके बाद आएगी, तो इनकी सीक्वेंस तो हमें मालूम ही है। और अगर हमें इनका ऑर्डर भी पता लग जाए कि किस ऑर्डर में ये एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो हमें कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस मिल जाएगी। तो चौथा स्टेप यही होता है। चौथा स्टेप क्या बोलता है? अलाइनमेंट करना या फिर अरेंजमेंट करना। आप इसको अलाइनमेंट या फिर अरेंजमेंट बोल सकते हो, ऑफ सीक्वेंसेस विद ईच अदर। सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट करना विद ईच अदर। पर ये सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट करेंगे कैसे? तो याद रखना, इसको हम किसके बेसिस पे करेंगे? बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग सीक्वेंस, कि कितना ओवरलैपिंग हो रहा है इनके बीच में, किसका ओवरलैपिंग किसके साथ हो रहा है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में 4 टुकड़े हैं, पहले का सीक्वेंस है ए टी टी जी जी ए सी जी। एक नया है जिसका है ए सी जी टी टी सी सी ए जी ए सी।
चौथा वाला है जिसका है AGACCATGCAA। फिर एक और है, मान लो यहाँ पे बना लेते हैं ACCGAC। सबके नंबरिंग लिख दो, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। ये 4 अलग अलग टुकड़े हैं, लेकिन इनके ओवरलैपिंग सीक्वेंस देखो, हमने ओवरलैपिंग सीक्वेंस यूज किया है हमने यहाँ पे। और ओवरलैपिंग सीक्वेंस को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि भाई कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। इस तरह से हमें यहां से लेके यहां तक की कंप्लीट सीक्वेंसिंग मिल जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि हमने तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स डेवलप किए भाई, हमारे डीएनए के हमने हजारों फ्रेगमेंट्स डेवलप किए। अब उन हजारों फ्रेगमेंट्स को मैनुअली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना तो पॉसिबल है नहीं। तो ये ओवरलैपिंग भी हम किसकी मदद से करते हैं, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। इसके लिए भी ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड कंप्यूटेशनल या कंप्यूटर बेस्ड क्या होते हैं, प्रोग्राम्स। जिन प्रोग्राम्स का क्या काम है, जिन प्रोग्राम्स का काम है सीक्वेंसेस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, ओवरलैप करके पूरी कंप्लीट सीक्वेंसिंग को बताना। इस तरह से हमारे पास धीरे धीरे करके हमें पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग, जो कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग है वो पता लग जाएगी। अब एक बार हमें जीनोम सीक्वेंसिंग पता लग गई, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कौन सा स्टेप चल रहा है, 6th स्टेप। तो जो स्टेप नंबर 6 है उसमें हमें क्या करना होता है कि जो जीनोम का अलग अलग सेगमेंट है उसको क्रोमोसोम पर असाइन करना। जो डीएनए की सीक्वेंस है उसको क्या असाइन करना है, असाइनिंग द क्रोमोसोम नंबर टू अ गिवन डीएनए सीक्वेंस। हर एक डीएनए सीक्वेंस को हमें क्रोमोसोम पर नंबरिंग करनी है, कि हमें पता है हमारे पास में 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं। किस क्रोमोसोम पे कौन सा डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, अगर हमें ये पता लग जाए तो हम ये भी बता पाएंगे कि भाई कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जो कि काफी यूज होने वाला है ना। तो इसी को बोलते हैं कि कौन सा डीएनए सेगमेंट, कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, इसको हमें अब यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम, जैसे मान लो यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे कई सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, हमने 5 बनाए, हजारों हो सकते हैं, कई 100 तक भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो डीएनए सीक्वेंस है, फर्स्ट जीन की जो डीएनए सीक्वेंस है वो क्रोमोसोम, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम असाइनिंग। जब हम क्रोमोसोमिंग असाइनिंग करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि क्रोमोसोम जो नंबर 1 है उसके ऊपर मैक्सिमम जीन्स प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 पे मैक्सिमम जीन प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसकी जो सीक्वेंसिंग थी वो काफ़ी लेट हो गई थी। इनफैक्ट प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद में 3 साल बाद तक भी इसकी सीक्वेंसिंग जारी रही थी। इसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी मई 2006 में, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे जीन लोकेटेड थे। तो ऑफिशियल प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन जो क्रोमोसोम असाइनिंग वाला काम था वो फॉलो अप चल रहा था, और क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में हुई थी मई 2006 में, प्रोजेक्ट खत्म होने के भी 3 साल बाद। तो ये हमें याद रखना है। वहीं पे अगर हम क्रोमोसोम वाई की बात करें तो क्रोमोसोम वाई पे लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जीन्स होते हैं। लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर ऑफ जीन इसके ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों डाटा भी हम आगे चल करके रिजल्ट में भी बताएंगे। 7th स्टेप क्या कहता है, देखो 7th स्टेप ये बताता है कि अब हमने जीन्स पता कर लिए, जीन्स किस क्रोमोसोम पे ये पता कर लिया, लेकिन अब हमें उन जीन्स के बीच में जेनेटिक मैप बनाना पड़ेगा, और जेनेटिक मैप के साथ में फिजिकल मैप बनाना पड़ेगा। उन जीन्स के बीच में फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप दोनों बनाना पड़ेगा। क्या होता है जेनेटिक मैप, क्या होता है फिजिकल मैप, वो समझो। देखो फिजिकल मैप का मतलब होता है कि 2 जीन्स कितने बेस पेयर से सेपरेटेड है। मान लो ये 2 जीन हैं, इनके बीच में 1000 बेस पेयर आ रहा है,
तो ये जो 1000 बेस पेयर का डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंस या फिर फिजिकल मैप। मान लो यहाँ पे कोई और जीन है जो 3000 डिस्टेंस बेस पेयर पर लोकेटेड है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। दूसरा होता है जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप जो होता है ना, वो दो जीन्स के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, जो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, उसको यूज करके जब हम मैप डेवलप करते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप का आपको मालूम होगा, स्टूटेवेंट ने या फिर जब मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया था। मान लो यहाँ पे दो जीन्स हैं, ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 30% है, तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमॉर्गन। आपको पता होगा 1% डिस्टेंस का मतलब होता है 1 सेंटीमॉर्गन, तो 30% रिकॉम्बिनेशन का मतलब है 30 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस इन द जेनेटिक मैप। तो ये हो गया हमारा जेनेटिक मैप और दूसरा हो गया हमारा फिजिकल मैप। दोनों चीजें हमने यहाँ पे बनानी है। तो ये कंप्लीट स्टेप है जो रिकॉम्बिनेशन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किए गए थे। ये 7 स्टेप में इसको पूरा परफॉर्म किया गया। अब हम बात करने वाले हैं इसके द्वारा मिले हुए रिजल्ट की। जब हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो क्या रिजल्ट हमको मिला, है ना। तो क्या रिजल्ट हमको मिला, ये भी बात हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज देखना, फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम या फिर रिजल्ट जो मिला, सबसे पहला था कि ह्यूमन जीनोम का साइज मिला। तो पहली बार ह्यूमन जीनोम का जो साइज था वो मिला यहाँ पे 316.4.7 मिलियन। ये एग्जैक्ट नंबर है, हमें सारा याद नहीं रखना होता, हमें अप्रोक्सीमेटली क्या कर देते हैं 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, सेम ही है। इतने बेस पेयर हमारे जीनोम में होते हैं। ये पहली बार हमें कहाँ से पता लगा, ये पहली बार हमको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता लगा। दूसरा, हमें टोटल नंबर ऑफ जीन्स पता लगे। भाई आज से पहले हम सिर्फ गैस कर रहे थे कि टोटल जीन्स कितने हो सकते हैं, लेकिन अब हमें एग्जैक्ट पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो हमारे पास 25,000 से 30,000 के बीच में कुछ होते हैं। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पहले बहुत सारे एस्टिमेट थे जो ये मानते थे कि हमारे पास 80,000 जीन होने चाहिए। तो कुछ ऐसे भी एस्टिमेट थे जो हमारे पास जीन की सीक्वेंस को लाखों में बताते थे कि इतने जीन्स हैं। ये प्रीवियस एस्टिमेट्स हैं, ये सारे क्या हैं, एस्टिमेट्स। लेकिन जो फाइनली निकल करके आया वो बहुत ही कम जीन्स होते हैं इनके कंपैरिजन में। 30,000 25,000 जीन के आसपास हमारे पास होते हैं। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट था कि जीन का साइज कितना होता है। अभी तो हमने जीन का नंबर बताया, लेकिन खुद जीन का साइज कितना होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जीन का जो साइज होता है ना, अगर एवरेज जीन साइज देखें, एवरेज तौर पे बात करें तो एवरेज जीन साइज जो होता है दैट इज 3000 बेस पेयर। 3000 बेस पेयर का एक जीन एवरेज तौर पे होता है, लेकिन हो सकता है इसका साइज वेरी करे। भाई ये एवरेज नंबर की बात कर रहे हैं। अलग अलग जीन्स, कुछ बड़े जीन्स भी होते हैं जिनमें ज़्यादा बेस पेयर होते हैं और कुछ छोटे जीन्स भी होते हैं जिनके अंदर कम बेस पेयर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें डिस्ट्रोफिन, जो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जीन है, इस जीन के अंदर में 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं। टोटल बेस पेयर कितने होते हैं, 2.4 मिलियन बेस पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक और बहुत यूनिक चीज पता लगी कि हमारा जो जीनोम है उसका बहुत सारा हिस्सा प्रोटीन कोड नहीं कर रहा होता। बहुत बड़ा जो जीनोम होता है हमारा बड़ा सा, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटीन को कोड कर ही नहीं रहा होता। सिर्फ और सिर्फ लेस देन 2% एक्चुअली कोड फॉर प्रोटीन, कोड्स फॉर प्रोटीन। बाकी सारा हिस्सा क्या करता है, वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। बाकी कुछ काम करता होगा लेकिन प्रोटीन के लिए एटलीस्ट वो कोड नहीं कर रहा होता। तो यही चीज यहां पे लिखी है कि लेस देन 2% एक्चुअली कोड्स फॉर प्रोटीन। इनफैक्ट अगर हम बात करें 50% जो डिस्कवर्ड जीन है, जो हमारे आधे जीन्स हैं, उनका तो हमें फंक्शन भी अभी नहीं पता। उनका तो फंक्शन भी नहीं पता, धीरे धीरे करके हम उसके फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
अच्छा, अभी हमने बताया कि सिर्फ 2% जीन कोड करता है। भाई अभी हमने जस्ट बोला कि हमारे जीनोम का जो बड़ा सा जीनोम है उसका सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा 2% प्रोटीन को कोड करता है। ये जो बाकी हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग, ठीक है। इस नॉन कोडिंग पार्ट में एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। इस नॉन कोडिंग का एक पर्टिकुलर टाइप होता है जिसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब होता है, मान लो एक छोटी सी डीएनए सीक्वेंस है, वो बार बार रिपीट करने लगे, एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट करने लगे। मान लो ये हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस को बड़ा करके दिखा देते हैं, ATTGGCC, ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 10 बार 20 बार 100 बार 1000 बार रिपीट कर रही है। मान लो यहाँ पे कोई और सीक्वेंस है, वो भी बार बार रिपीट कर रही है। यहाँ पे बना लेते हैं इसको, मान लो AGGCCACGT, ये सीक्वेंस है और ये बार बार रिपीट कर रही है, 1 2 3 4 5 6 बहुत बार रिपीट कर रही है। तो ऐसे ही हमारे नॉन कोडिंग पार्ट में बहुत सारा रिपीटेटिव डीएनए होता है जो खुद कुछ कोड नहीं करता, सिर्फ वो बार बार रिपीट करने का काम कर रहा होता है। 1000 बार रिपीट कर सकता है, 100 बार रिपीट कर सकता है, कई हजार बार भी रिपीट कर सकता है। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेटिव डीएनए को आगे चल के हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब समझते हैं तो वहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है, ठीक है। अभी बस याद रख लो कि रिपीटेटिव डीएनए कुछ कोड नहीं करता, लेकिन हमारे जीनोम का एक बहुत ही बड़ा फ्रैक्शन रिपीटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर आते हैं हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, जिसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंस। अगर कई सारे लोगों में डिफरेंस दिखाई पड़े तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मतलब है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को लेकर के पॉलीमॉर्फिज्म है, डिफरेंस है। पर्सन टू पर्सन अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा हो तो उसी को बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। टोटल सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कितने जगह पर मिलते हैं? 14 लाख जगह पे अप्रोक्सीमेटली हमको मिलते हैं, जहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म लोगों के बीच में दिखाई पड़ रहे होते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे हम इसको यूज करते हैं डिजीज को पता करने में, और भी काफ़ी चीज़ें इनहेरिटेंस को समझने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमें कितनी जगह पे मिलता है? काफ़ी जगहों पे हमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म दिख रहा होता है। तो ये हो गए कुछ रिजल्ट जो हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिले थे। रिजल्ट आपको एज सच याद रटने मान सकते हो, तो ये हमें याद रखने होते हैं। अब ऐसा नहीं था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है तो सिर्फ हमने ह्यूमंस को ही सीक्वेंस किया होगा, ह्यूमंस के जीनोम को ही सीक्वेंस किया होगा, ऐसा नहीं था। ह्यूमंस के साथ में हमने जो अदर मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं जो फेमस स्टडीज में यूज किए जाते हैं, जो बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल को भी समझने के लिए हमने उनकी सीक्वेंसिंग परफॉर्म की। तो ह्यूमंस का तो हमने सीक्वेंसिंग किया ही था, लेकिन ह्यूमंस के साथ में बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म की भी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं बैक्टीरिया, इकोलाई की सीक्वेंसिंग की हमने, ईस्ट का जीनोम सीक्वेंस किया, सिनोरहेप्टिस इलिगेंस, सी एलिगेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म वर्क करता है। सी एलिगन एक फ्री लिविंग निमाटोड है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमाटोड, यानी कि राउंड वर्म। इसको भी सीक्वेंस किया गया। ड्रोसोफिला पे बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं जेनेटिक्स के, तो ड्रोसोफिला को भी सीक्वेंस किया गया। प्लांट्स में भी बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंस किया। जैसे अगर हम बात करें राइस प्लांट की सीक्वेंसिंग की गई, एराबिडोप्सिस प्लांट की, एराबिडोप्सिस प्लांट की सीक्वेंसिंग की गई। जो एराबिडोप्सिस प्लांट है, ये प्लांट की डेवलपमेंटल बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज हुआ है। तो बहुत सारे नॉन ह्यूमन जो मॉडल्स थे उनको भी हमने यूज किया था, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है जो इसके साथ इनको भी परफॉर्म किया गया। अब बात करते हैं फ्यूचर चैलेंजेस और
फ्यूचर बेनिफिट्स की, एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, एंड फ्यूचर चैलेंज अगर आएगा तो क्या क्या आ सकते हैं फ्यूचर चैलेंजेस। देखो, सबसे पहला तो एप्लीकेशन इसका मेडिकल फील्ड में होगा, रिसर्च फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, ये सब फार्मा फील्ड में, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे हम ह्यूमन इसको यूज कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डाटा को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि हमें डीएनए वेरिएशन के बारे में पता लगा, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पता लगा, इसको यूज करके डीएनए वेरिएशन को पता करके अलग अलग पर्सन के अंदर में हम डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं, डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो उसको पता करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्रॉप को इम्प्रूव करने में, क्रॉप्स का जीनोटाइप इम्प्रूव करके, जीन इम्प्रूव करके, एनर्जी प्रोडक्शन करने में, जिसमें बायोफ्यूल आता है, बायोफ्यूल है ना, उसको बनाने में हेल्प ले सकते हैं। किसी प्लांट या फिर किसी माइक्रोब में ऐसा जीन डाल देंगे जो बायोफ्यूल की तरह काम करे। इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन में, पॉल्यूशन कंट्रोल में, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल में इसका काम लिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हेल्थ सेक्टर में इसका काम आएगा, हेल्थ सेक्टर के अलावा भी इसको हम यूज कर सकते हैं। आज एक नई एप्लीकेशन और उभर करके आ रही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसका नाम है कि हम एक पर्टिकुलर टिश्यू या फिर पर्टिकुलर सेल में, एक पर्टिकुलर टिश्यू, एक पर्टिकुलर सेल या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ट्रांसक्रिप्ट एनालाइज कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सेल में टोटल कितने टाइप के आरएनए एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट है, उन सबका मिक्सचर क्या बुलाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट। तो टोटल एक सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गन में एक पर्टिकुलर टाइम में कितने तरह के आरएनए प्रेजेंट है, उस सबको मिला के ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। जब हम ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सेल में कौन कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ताकि वो वहां पे फंक्शन कर पाए। इसके अलावा हम प्रोटीन और जीन का इंटरेक्शन भी समझ पाएंगे, प्रोटीन और जीन का इंटरेक्शन समझने में भी मदद ये करेगा। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के फ्यूचर एप्लीकेशंस की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो